दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों एक बड़ी खबर आती है जिसमें एमफी का डेटा आपके सामने है जो कि हर महीना आता है और इस बार म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो बढ़ चुका है 26% के साथ में मंथ ऑन मंथ बेसिस में। अब ये बहुत बड़ा जंप है ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। स्टिल आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पे देखने को मिला है। प्लस एक इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन है म्यूचुअल फंड के अंदर वो काफ़ी कम है और जो बड़े इन्वेस्टर्स जो बड़ी फिश होती है, शार्क होती है, वेल होती है, उनका जो एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड में वो ज़्यादा है। मतलब अगर 100 रुपये के म्यूचुअल फंड्स बिकते हैं तो 30 रुपये के म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और 70 रुपये के जो म्यूचुअल फंड्स है वो बड़े इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। अगर यहाँ पे 26% का जंप है एमओएम बेसिस पे तो ये भी हिंट मिलता है कि बड़े इन्वेस्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहे हैं और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एसआईपी है वो भी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में काफ़ी बड़ी बाइंग हो चुकी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। डेटा आपके सामने है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेंथ अगेन, क्योंकि एक डिप आया था पिछले महीने इनफ्लो के अंदर, मई के मंथ के अंदर, ठीक है, जून का डेटा है और आप देख सकते हैं मई के मंथ में कितना था इनफ्लो, 22,907 करोड़ का। अभी आप देख सकते हैं इनफ्लो कितना हो चुका है, 28,973 करोड़ का जून में। तो ये बताता है 26% का जंप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। मिड कैप फंड ने अट्रैक्ट किया है हाईएस्ट इनफ्लो। मिड कैप में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि मिड कैप में जो कंपनीज होती है स्मॉल कैप की तरह बहुत छोटी भी नहीं होती है और जितनी छोटी है उतना रिस्क है, और बहुत बड़ी भी नहीं होती है कि रिस्क तो कम है लेकिन ग्रोथ भी कम है, तो वहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मैनेजेबल होते हैं। इस बार मिड कैप फंड के अंदर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, तकरीबन 6,090 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी अब ये बन चुकी है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए। आपने किस कैटेगरी में निवेश किया या नहीं किया म्यूचुअल फंड के अंदर, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है आपका भी जो पैसा है वो इस इनफ्लो के अंदर इन्वॉल्व है। स्मॉल कैप फंड को देखें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड ने या म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप में निवेश करने का मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी हाई हो चुका है बेटर रिटर्न्स निकालने के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्मॉल कैप कई साल तक अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर कुछ बड़ा क्राइसिस होता है, चाहे वो एनबीएफसी क्राइसिस पास्ट में हो चुका है, चाहे वो फिर 2008 हो चुका है, और भी बीच बीच में काफ़ी सारे क्राइसिस आए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कंसिस्टेंसी है वो स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी कम है और जो रिटर्न्स कमाने का पोटेंशियल है वो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको रिटर्न्स देखना है। यहाँ पे लोग अभी रिटर्न्स देखने की कोशिश करें, लेकिन आपको रिस्क को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी 2020 के बाद में कोई मेजर करेक्शंस या क्रैश या लंबे चलने वाले साइडवेज मार्केट हुए नहीं है और आगे आ सकते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं कि सब पैसा स्मॉल कैप फंड्स में लगा दिया। अब देखिए एसआईपी कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, ये पहुंच चुकी है 31,781 करोड़ रुपीस तक। ये रिकॉर्ड हाई है, शो करती है कंटिन्यू पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि एसआईपी मेजरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनफ्लो इंक्रीज क्यों हुआ? फर्स्ट आप देख सकते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी के समय कम हो चुकी है, रुपीज रिलेटिवली स्टेबल हो चुका है, फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग है इंडिया के, पॉजिटिव इंडिकेटर जैसे जीएसटी कलेक्शन, क्रेडिट ग्रोथ, ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ा चुकी है। इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? इन्वेस्टर्स के लिए बुलिश है, काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मार्केट है ऐसा बोला जा रहा है। साथ में स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप को लेकर। देखो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर होना कि स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपकी कोई भी ब्रोकिंग एप्लीकेशन, आप खुद स्टॉक्स खरीदते हैं बेचते हैं, वेल एंड गुड होना चाहिए। वहीं से आपको कुछ कंपनीज मिलेगी जो आउट ऑफ बॉक्स जाके परफॉर्म करेगी, वहीं पर आपको शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स मिलेंगे जो क्विक गेन्स निकालेंगे, वही आपको मार्केट के अंदर सीखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो भी करना चाहिए, ताकि एक जो पोर्शन है आपकी वेल्थ का या जो भी नेटवर्थ है उसका, वो फंड मैनेजर के पास जाए और वो जो प्रोफेशनल टीम है वो आपके लिए मैनेज करे।
अब कई लोग क्या करते हैं, 50% इनडायरेक्टली निवेश करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब म्यूचुअल फंड गिर रहे थे पहले, काफ़ी एक बहुत तेजी बनी थी फंड्स के अंदर। मैं बात नहीं करता था, क्वेश्चन आते थे फंड्स को डिस्कस करने के लिए। मैंने आपको कहा था कि जब ये नीचे आएंगे तब डिस्कशन होगा। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि आप हाफ हाफ कर सकते हैं, डायरेक्ट में 70-30 कर सकते हैं, या जो भी आपकी परसेंटेज है, रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग जब मैंने की थी मार्केट के अंदर तो म्यूचुअल फंड से की थी, उसके बाद में मार्केट की जो नॉलेज मुझे आई तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस आया, तब पैसे मैंने निकाले थे। तो ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। अब सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मिड कैप कंपनीज़ हैं, जिसमें रिसर्च के लिए डेटा अवेलेबल है, स्टॉक नंबर्स के हिसाब से बिहेव करते हैं, वैसी कंपनीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फ़ायदा बहुत है। काफ़ी माइक्रो कंपनीज़ होती है, छोटी कंपनीज़ होती है, स्मॉल कैप कंपनीज़ होती है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्टॉक्स बल्क में चलते हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ हम देख पा रहे हैं, सेनको गोल्ड नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक नहीं चल रहा है। कुछ और भी कंपनीज़ हम देख पा रहे हैं। तो वैसे ही में रिसर्च बहुत ज़्यादा चाहिए होती है स्मॉल कैप के लिए, तो इनडायरेक्टली जाना भी अच्छा होता है, स्मॉल कैप फंड में निवेश करना भी अच्छा होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैनेज करके चल सकते हैं। अब देखिए, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, एक फंड हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको आप फंडामेंटली जज कर पाए। मैंने आपको कुछ डेटा दिए थे, आगे चल के मतलब इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आगे चल के और कभी बात कर लेंगे। जिसमें मैंने आपको वैल्यूएशन बताई थी म्यूचुअल फंड की, जिसमें मैंने आपको अल्फा बताया था, बीटा बताया था। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको देखनी है और उसके बेसिस पे आपको फंड का चुनाव करना है। एक फंड और रखना चाहे, जैसे स्मॉल कैप में 2 रख लिए, मिड कैप में 2 रख लिए, बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखते हैं लोग, मतलब रखते हैं बट अच्छा नहीं होता है कि 5-5 फंड भी रख लेते हैं। कई लोग स्टॉक की तरह म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के चल लेते हैं, जिसमें 10 फंड 15 फंड्स हो गए, वो बेवकूफ़ी होती है। लेकिन एक फंड भी इनफ होता है, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप। लेकिन स्टिल अगर आप 2 फंड रखना चाहें तो क्या करते हैं, पहला फंड आपने देखा वैल्यू के हिसाब से, सेकेंड फंड जो आता है वो आपको देखना है छोटी कंपनीज में मेजरली, और मिड कैप कंपनीज में जो फंड का AUM है उसके हिसाब से। फंड के पास में अगर बहुत पैसा आ जाता है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, तो वो फंड अपने पोर्टफोलियो का 2%, 3% अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी को देगा, तो उस स्मॉल कैप कंपनी का 1%, पूरी कंपनी का 1-2% या ज़्यादा भी उस फंड के पास में आ जाएगा, जो कि सेबी के हिसाब से गलत है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो जिन कंपनीज का AUM बड़ा होता है वो एक तो बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा स्टेक लेते हैं कंपनी के अंदर। तो अल्टीमेटली उनका जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है, इंडेक्स में कितनी कंपनी है, 250 है, 100 भी है, उसके हिसाब से चलता है। तो आप फंड मैनेजर को जो पे कर रहे हैं वो अननेसेसरी कर रहे हैं। तो फोकस ही करो AUM के ऊपर। एक और फंड आपके पास में अगर चाहिए, आपको ऑलरेडी आपके पास में है, वैल्यूएशन के हिसाब से या जो फंड आपका अच्छा कर रहा है, काफ़ी टाइम से आप इन्वेस्टेड हैं, उसको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन AUM के हिसाब से अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं कोई और फंड, तो डेफिनेटली देखना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कैसे। यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर 5 फंड्स हैं जो टॉप फंड है, बंधन है, इन्वेस्को है, ठीक है, ये सभी कंपनीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टडी करना, बैंक ऑफ इंडिया, इसका AUM कम है, रिटर्न्स देखना। फर्स्ट अपन आते हैं निपॉन के ऊपर, ये बहुत पॉपुलर है, स्मॉल कैप अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे बातचीत हमने की थी, बट ठीक है, अभी भी कोई देर हुई नहीं है स्मॉल कैप के लिए, और एक साथ पैसे लगाते नहीं है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, रेटिंग कितनी है, 4। चलो रेटिंग हटा देते हैं, हम मार्केट साइज देखते हैं इसका, 74,000 करोड़ का है फंड साइज। रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पैसे आप नहीं डाल सकते इसके अंदर, क्योंकि जब इतना अमाउंट आता है तो वो फंड क्या करेगा, 200-250 कंपनीज रखेगा, उसको मैनेज करेगा, 1-1% लेके क्या उखाड़ेगा। अगर ये कंपनीज 10 गुना, 5 गुना, 3 गुना भी हो जाती हैं तो भी क्या होगा, इसको HDFC बैंक भी रखना पड़ेगा जो कि लार्ज कैप है, इसको MCX जैसी कंपनी अच्छी चल रही है बट मार्केट साइज के हिसाब से बड़ी है, SBI भी इसको रखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कुछ खास होगा नहीं, ऑलरेडी आपके पास में है, वैल्यूएशन देख के, अच्छी ग्रोथ देख के, तो कोई बात नहीं है। बाकी एक और फंड कंसीडर करना चाहे तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। अब स्मॉल कैप में कॉन्ट, ये मेरे को जो फंड मैनेजर है या इसकी जो टीम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसका फ्लेक्सी कैप, इसका मल्टी एसेट आउट परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, फ्रीक्वेंटली चीज़ें चेंज करते हैं, स्टॉक खरीदते बेचते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप इनको पे कर रहे हो फंड मैनेजमेंट की फ़ीस, तो उसका फ़ायदा आप उठा रहे हो।
ठीक है, यहाँ पे अब ये निकल चुका है ऑल टाइम हाई की तरफ। मार्केट साइज इसका ज़्यादा है, स्टिल मैनेज कर लेता है ये। आप देख सकते हैं 6% के स्टेक भी यहाँ पे ले रखे हैं। कभी अडानी कंपनी इसको टॉप पे ले जाएगा, कभी नहीं करेगा। जो एक्टिवली हम बोल सकते हैं कि हम कुछ फीस पे कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि इसका साइज़ बड़े होने के बाद भी ये अच्छा कर सकता है। इसके बाद में आते हैं इन्वेस्को। अब देखो ये ऑल टाइम हाई से बाहर निकल चुका है। बैंक ऑफ इंडिया देखोगे, उसको भी शायद आप ये चार्ट देख पाओगे, उसके अंदर भी बाकियों से अच्छा किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे AUM काफ़ी कम है, 13,000 करोड़ का है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ये AUM अभी आप लोगे तो ये 13 का ही होगा, नहीं, ऑब्वियस है ये बढ़ के ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो जाने का फ़ायदा मिलेगा, जो ग्रोथ मिलेगी, जो CAGR मिलेंगे, वो आगे की कंपाउंडिंग के लिए फ़ायदेमंद होंगे। जब आपके बेस से जल्दी तेज़ी आती है, उसके बाद में वो डिसेंट भी परफॉर्म करता है, तो कंपाउंडिंग में तेज़ी आती है। सभी का AUM ऊपर जाएगा, लेकिन जिनका नीचे है उनमें ऊपर जाने के बीच में जो गैप है उसका फ़ायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। सो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके पास में 60-70 कंपनीज हैं, ठीक है, और अभी 4-4% के स्टेक दिख रहा है, लेकिन ये नीचे तक 3-4% के साथ में है। जो अभी आपने कंपनी देखी उसमें आखिरी में 0.5011% तक भी चल जाता है। तो ये बेनिफिट मिलता है इन छोटी AUM साइज वाली फंड के अंदर कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छे स्टेक लेते हैं, फ्री रहते हैं अपनी कंपनी को चेंज करने के लिए। वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब बड़ा अमाउंट लगता है तो ये बचते हैं उन स्टॉक में पैसा लगाने से जहाँ पे लिक्विडिटी कम हो, क्योंकि एग्जिट नहीं मिल पाता है। मिड कैप पे आते हैं। टॉप 5 फंड इन्वेस्को, HSBC, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें HDFC मिड कैप को देखते हैं। अभी ये कहाँ पे है? ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, ठीक है। मार्केट साइज कितना है? 1 लाख करोड़ का है। 78 स्टॉक्स इसके पास में है, मेजरली लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है। इन्वेस्को की बात करें, ऑल टाइम हाई से ऊपर जा चुका है। ये जो छोटे छोटे गेन्स है ना, ये आगे चल के कंपाउंडिंग बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं है कि आपको यही खरीदना है, जस्ट एक लॉजिक आपको बता रहा हूँ, पसंद आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो HDFC मिड कैप के कंपैरिजन में कम कंपनी है। ये BSE का 6% भी ले सकता है, HDFC नहीं ले सकता है। BSE की ग्रोथ का फ़ायदा इसको मिल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, अब यहाँ पे काफ़ी लोग अटके हुए हैं और ये एक्सेप्शन है नेगेटिवली, क्योंकि इसका AUM आई थिंक, चलो AUM ज़्यादा है, बट इसने क्या किया, काफ़ी फोकस्ड कर लिया पोर्टफोलियो को, 30 कंपनीज रखी है। बट मुझे लगता है कि अब इसका टाइम आ सकता है, क्योंकि इसके पास में जितनी भी कंपनीज हैं अभी अच्छा कर रही है। जो हाई वैल्यूएशन वाला जो चेक मार्क है उसमें तो ये क्रॉस कर जाता है, क्योंकि हाई पी फंड है, महंगी कंपनीज खरीद रखी है, बट अभी इसको रिवॉर्ड मिल रहा है उसका। पेटीएम इसके पास में मेजरली टॉप पे है, अच्छा कर रहा है। अच्छी न्यूज़ आई है, इंडोनेशिया में विस्तार करेगा। कल्याण ज्वेलर्स कल्याण कर रहा है, अभी आपको पता ही है। कोफोर्ज भी अच्छा कर रहा है। जोमेटो भी रिवर्स हो चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है। KI भी अच्छा कर रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल अच्छा कर रहा है। परसिस्टेंट अच्छा कर रहा है। तो हो सकता है अब इसको रिवॉर्ड मिले। तो फंड को इस तरह से आपको चूज करना है जिसमें AUM बेसिस पे और एक PE रेशियो अल्फा और बीटा बेसिस पे, कि वॉलेटिलिटी कम हो और अल्फा ज़्यादा हो, रिटर्न्स ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। बाकी पिछले कल की वीडियोस आप जरूर से देख लेना, और ये पिछले 2 वीडियोस भी आप देख लेना। इंस्टाग्राम के लिए लिंक मैं आपको दे चुका हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।